और आई न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे मेहुल चोकसी की। जी हाँ, हीरा कारोबारी जो पंजाब बैंक को गबन करके वो मुल्क से फरार हो गया था, हिंदुस्तान ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एंटीगा हुकूमत ने उसकी शहरियत रद्द कर दी है और किसी हालत में उसे हिंदुस्तान लौटना होगा। एंटीगा हुकूमत ने कहा कि हम किसी भी मुजरिम को अपने मुल्क में जगह नहीं देंगे। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी हिंदुस्तान वापस लाने का अमल मार्च में शुरू किया गया था। एंटीगा के वजीर आजम गैस्टन ब्राउन ने कहा कि मेहुल चोकसी की शहरियत रद्द कर दी जाएगी, मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा। और एंटीगा हुकूमत का कहना है कि हम किसी भी मुजरिम को अपने मुल्क में पनाह नहीं देंगे। वाज़ेह है कि मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक का तकरीबन 14,000 करोड़ रुपया लेकर मुल्क से फरार हो गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान किसी हालत में वापस होना होगा, क्योंकि एंटीगा हुकूमत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी मुजरिम को अपने मुल्क में जगह नहीं देगा। और इसी सिलसिले में हिंदुस्तान की सरकार ने एक कार्रवाई मार्च से ही शुरू कर दी थी। बहरहाल मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान लाने में कामयाबी मिल रही है और जिस तरह से कार्रवाई की गई मार्च महीने से उसके असरात अब दिखने लगे हैं। एंटीगा हुकूमत ने साफ कर दिया है कि किसी भी मुजरिम को एंटीगा में शहरियत नहीं दी जाएगी और किसी हालत में मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान वापस आना ही पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर झारखंड से है। पूरे मुल्क को शर्मसार करने वाली ऐसी खबर, जिस तरह से झारखंड के सरायकेला में हुजूमी तशद्दुद मामले में तबरेज़ नामी शख्स के साथ जो कुछ हुआ है वो सारे मुल्क के सामने है। और इस पूरे मामले पर अहले खाना ने पुलिस पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने तबरेज़ को तशद्दुद के दौरान जहरीली शय पिलाए जाने की बात भी कही है। तबरेज़ के अहले खाना से बात की हमारी नुमाइंदा अन्नी अमृता ने। और अन्नी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने वहां पर जाकर जायजा भी लिया और उनके अहले खाना से बात की। अन्नी अमृता, जिस तरह से इस पूरे मामले को पूरे मुल्क में देखा गया है, एक बार फिर 2014 की तस्वीर 2019 में दोबारा दिखाई दे रही है। क्या कुछ देखने को मिला? उनके घर वालों ने आपसे क्या बात की? क्या किस तरह के सवाल इस पूरे मामले में झारखंड को लेकर उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में बस यही है कि लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है, तो कहीं ना कहीं या तो लोगों को कानून पर से भरोसा उठ गया है या सरकार पर यकीन नहीं करते हैं, या इस तरह की जो पाशविक वृत्ति इनके अंदर आ गई है कि एक दूसरे से इतनी घृणा है, या कहिए कि ये कोई साजिश भी हो सकती है। ये तो SIT की जो जांच होगी उसमें पता चलेगा कि किन हालातों में ये हुआ है, क्या घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनके सामने तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि जो तबरेज़ अंसारी है उसके माता पिता भी नहीं है, पत्नी जो है अब वो विडो हो गई है, उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न है। प्रशासन ने उनके लिए विधवा पेंशन की व्यवस्था करने की घोषणा की है, जिनकी जानकारी भी इनको दिया गया है। आज जिला प्रशासन की टीम आई थी। इस वक्त राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम आई हुई है। हम कैमरा पर्सन कहते हैं दिखाएं, थोड़ा कैमरा जूम करें। और रांची से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संस्थान के लोग भी आए हैं। SIT की टीम आई है जो जांच कर रही है। तमाम लोग कुछ देर पहले हम लोगों ने कमाल खान जो अध्यक्ष हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग से, उनसे बात भी की, आपको सुनाया कि वो पूरी जो है नजर रखे हैं, वो घटनास्थल पर भी जाएंगे और जो भी इनपुट्स मिलेंगे उनको लेकर वो मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। उन्होंने जो कुछ देर पहले ये कहा है। ये रांची से संस्थान से लोग आए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा संस्थान है, जो वो अपनी तरह से जांच करेगा इन तमाम घटनाओं की कि इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या ये धार्मिक रूप से ये क्रिएट किया गया या कोई और वजह है या क्या है। ये अपने तरीके से सब अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। देखिए जिलानी जो राजनीतिक अमृता जो संस्था के लोग आए हैं, मुस्लिम संस्था के लोग आए हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें तो कोशिश कीजिए कि इस पूरे मामले को कैसा देखा जाए, किस तरह का पैगाम दिया जाए, क्योंकि मुल्क में लगातार जिस तरह से लिंचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। जैसा कि आपने भी कहा, लोगों का विश्वास उठ रहा है, जिस विश्वास की बात नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक मिनट एक साथ बात कर लेते हैं, ठीक है? हम
बात करते हैं उनसे, लेते हैं। ये बताइएगा कि क्या कुछ आप लोग नहीं, हम लोग सेपरेटली कोई जांच नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ की सच्चाइयों को जानने के लिए आए हैं। ऑल इंडिया जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद मदनी ने दिल्ली से फ़ोन करके मुझे ऑर्डर किया कि आप स्पॉट पर पहुँचो और वहाँ की सच्चाई से मुझे अवगत कराओ। तो ऑल इंडिया जमीयत उलमा की स्टेट यूनिट झारखंड का मैं जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अबूबकर कासमी और उसके ट्रेजरर शाह उमैर साहब, उसके सेक्रेटरी मुफ्ती कमर आलम साहब, उसके जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना असगर मिसबाही साहब, ये पूरा डेलीगेशन रांची से चलकर यहाँ आया है। महमूद मदनी साहब के हुक्म के मुताबिक यहाँ की सच्चाइयों को जानकर समझकर जो असल बात है उनसे उनको अवगत कराया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए ताकि सच्चाई को जानकर इसके मुताबिक वहाँ अपनी कार्रवाई वो कर सकें। जी अमृता ये भी पूछ लीजिए, जमीयत इस सिलसिले में आगे क्या इक़दाम कर रही है सर? क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे इस पूरे जांच के बाद? एक जगह जमा होकर उससे गलत तरीके से, इंसानियत से हटकर ऐसे तरीके से उसको मारा है कि इस तरीके से जानवर को भी नहीं मारा जाता है। लेकर क्या प्रधानमंत्री से मिलेंगे? हमारे चैनल की तरफ मिलेंगे। हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली से रवाना हुआ है रांची के लिए। वो शाम को रांची लैंड करेगा फ्लाइट से और कल हम लोग गवर्नर से भी मिलेंगे, सीएम रघुवर दास साहब से भी मिलेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि इस तरह की घटना आइंदा फ्यूचर में कभी भी झारखंड के किसी कोने में किसी समुदाय के साथ नहीं होनी चाहिए। ये अमृता इनसे ये भी जानने की कोशिश करी कि जिस तरह से सरकार 3 तलाक के मामले पर कानून बनाने में इतनी संजीदा है, क्या इस तरह के मामलों को रोकने के लिए भी कोई कानून बनाया जाएगा, चाहे वो झारखंड हो, किसी रियासत हो या फिर मरकजी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह पर कड़ा कानून बनाया जाना जरूरी होगा? जी बिल्कुल, मैं पूछने का प्रयास करती हूँ उनसे। हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक पक्की और सच्ची सजा दी जाएगी, ऐसी इबरतनाक सजा जिसको देखने और सुनने के बाद झारखंड के अमृता माइक लगा दीजिए उनके सामने, बोल रहे हम भी सुन लेंगे इसको। ये तो अभी तबरेज के मर्डर पे मैं आया हूँ, वो एक अलग मैटर मैडम, वो एक अलग मैटर है। जिस तरह से 3 तलाक को लेकर सरकार इतना कंसर्न दिखा रही है, तो ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ, इसको लेकर कोई कानून बनाए, इसको लेकर आप कोई मांग करेंगे क्या सरकार? वो तो अलग मैटर है, फिर बाद में बात करेंगे। अभी तो जनाजा सामने है, पहले हमें जनाजा पर मॉब लिंचिंग पर किस तरह के कड़े इक़दाम उठाए जाए, सरकार से क्या मुतालबा होगा? कैसे गुजरेगी? कितने आप जाएंगे, कितनी जगहों पर जाएंगे? ये तो घटनाएं लगातार हो रही है, उसी को लेकर पूछा। सच कह रहे हैं आप, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी घटना फिर दोबारा जमीन पर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए रघुवर दास से हम डिमांड भी करते हैं और आशा भी करते हैं कि वो ऐसा करेंगे। इन्होंने ये कहा है कि हाँ, ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, इसको लेकर सरकार से डिमांड करेंगे कि इसको लेकर के कोई खास कानून जरूर बनना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हम लोग इस तरह कवरेज करेंगे और सब लोग आकर के अपनी अपनी बातें यूं कहते रहेंगे। कहीं तो एक रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल अमृता, अपने घर के लोगों से बातचीत की, उनके भाई से, उनकी वाइफ से भी बात की, किस तरह की डिमांड, किस तरह की चीज़ें आपको सुनने और देखने को मिली और उनकी डिमांड्स क्या थी, ताकि इस तरह का, जैसा कि लगातार कह रहे हैं कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, कैसे रोकी जाए, किस तरह के मुतालबे आपको डिमांड्स देखने को मिले वहाँ? देखिए, एक तो है कि वो न्याय चाहते हैं और दोषियों पर कार्रवाई हो, और इसको लेकर वे संतुष्ट हैं प्रशासन से। प्रशासन ने अब तक जो भी कार्रवाई की है उससे परिजन संतुष्ट हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि वे कानून के दायरे के अंदर रहते हुए न्याय के लिए लड़ेंगे और उनको प्रशासन पर, सरकार पर अब भी भरोसा है, वे कानून को नहीं तोड़ेंगे। दूसरी बात है कि जीवन कैसे चलेगा, और उसके लिए जो स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल विधवा पेंशन के लिए एक प्रशस्त किया है कि फॉर्म भरने के लिए कहा है और उसको अप्रूवल कर दिया जाएगा और विधवा पेंशन की व्यवस्था होगी। तीसरी बात है कि चूंकि माता पिता नहीं है तबरेज अंसारी के, तो जो उनकी विधवा हैं वो अकेली हैं, उनका कोई गार्जियन नहीं है, ऐसे में उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें हैं। तो एक नौकरी की व्यवस्था की जाए, हो सके तो एक पीएम आवास के तहत आवास की व्यवस्था की जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो डिमांड्स में हैं, अगर उसकी व्यवस्था कर दी जाए तो इनका जीवन कुछ आसान हो जाए। जी 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 जी। अमृता, जिस तरह से ये जो भीड़ है, भेड़िया बनकर घूम रही है, जब भी मौका मिलता है वो भेड़ियापन दिखाती है इस तरह का, तो इस भीड़ के भेड़ियों के लिए किस तरह के डिमांड्स वहां सुनने को मिले? लोगों का गुस्सा काफी दिखाई दिया, आपने उनसे बातचीत की? जी बिल्कुल, गुस्सा
है जिलानी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ी हूँ आमतौर पे बड़े अमन पसंद और शांति प्रिय लोग हैं। और देखिए इतनी बड़ी वारदात हुई है और किसी ने अपना धैर्य नहीं खोया, बहुत आराम से अपनी बातों को कानून सम्मत तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस वक्त मैं कदमडीहा गाँव में हूँ, एक भी व्यक्ति गाँव में ऐसा नहीं मिला जिसने कोई बहुत उत्तेजक बातें कही हो। सब बहुत शांत हैं और सब ये समझते हैं, जिलानी सब लोग इस खेल को भी समझते हैं कि अगर कहीं ये साजिशन भी होती है या इस तरह से जो क्रिएट किया जा रहा है इस देश में, इसकी शांति व्यवस्था भंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि सियासत जो है कहीं ना कहीं हर चीजों में अड़ंगा डालकर लोगों की जो है शांति को भंग कर रही है। तो लोग बिल्कुल शांत हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जिस परिवार पर, उसके प्रति संवेदना भी है पूरे ग्रामीणों की, वो लगे हुए हैं कि इन्हें न्याय मिले। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, बाद की जो कार्रवाई है, पहले के जो सवाल हैं वो तो अपनी जगह है कि देरी हुई है या जो भी लापरवाही हुई। लेकिन इस वक्त जो एसपी कार्तिक ने जो कार्रवाई की है उससे परिजन संतुष्ट हैं और उन्होंने कहा है स्पष्ट कि वे कानून के दायरे में रहकर न्याय की डिमांड करते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमृता इस पूरी जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, वहाँ पर बातचीत की लोगों से जो समुदाय वहाँ पहुँचे हैं। एक अच्छी बात है कि समुदाय ने अपना सब्र दिखाया है, इस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की और कानूनी दायरे में रहकर सारे काम करने की बात उनकी तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है। लेकिन इस भीड़ की शक्ल में घूम रहे भेड़ियों के लिए भी सख्त कानून की बात की जा रही है इस मौके पर। और सीधा रुख करेंगे अब दिल्ली का। दिल्ली में एक नया मामला आया है कि मस्जिदें वहां पर सरकारी ज़मीनों पर बनाई जा रही हैं। हकीकत ये भी है कि दिल्ली में कई ऐसी औकाफ की जायदादें हैं जिस पे सरकार के भी कुछ इदारे काबिज हैं, ऐसा कहा गया था, और कुछ ऐसे भी लोग काबिज हैं जो लैंड ग्रैबर्स हैं, वक्फ की जगहों पर नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन इस बार मस्जिद ही सरकारी ज़मीन पर बनाने की बात कर दी गई है। आपको बता दें, मगरबी दिल्ली में बीजेपी के जो रुकन पार्लियामेंट है प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में जो मस्जिदें बनी हैं उसकी तादाद बढ़ रही है, उसी पर सवाल उठाया गया है और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को खत लिखकर शिकायत की है। वर्मा ने दावा किया है कि सरकारी ज़मीन पर मसाजिद तामीर हो रही हैं। इस मामले में दिल्ली अक़लियत कमीशन ने 5 रुकनी टीम तश्कील दी है। मामले की सदाकत और हक़ायक़ जानने के लिए कमीशन ने कमेटी तश्कील दी है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फौरी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। तश्कील शुदा कमेटी की सदारत समाजी कारकुन अवैस सुल्तान खान करेंगे। और आइए तश्कील शुदा कमेटी की जी सदारत कर रहे हैं समाजी कारकुन अवैस खान, वो खुद हमारे साथ जुड़े हुए। अवैस सुल्तान खान, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर मस्जिदें बन रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? पहल क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसमें? देखिए, ये जो लैंड ग्रैबिंग का मसला है कि सरकार, ये जो मसला है सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का, ये दिल्ली का एक बड़ा पुराना मसला है और इस मसले में कोई मजहब या किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं। हर तरह के लोग, हर मजहब के लोग, हर कम्युनिटी के लोग दिल्ली में सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हुए पाए जाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग मजहबी इमारतें भी तामीर कर लेते हैं उसमें, और ये नया नहीं है, पुरानी परेशानी है। पर इसमें टारगेट करना खास तौर पे ये एक बड़ा खतरनाक एक साइन है जिस तरह से दिल्ली शुरुआत हुई है। और एक दूसरी बात यह है कि अलग अलग हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं कि मस्जिद जो है की ज़मीन है उसपे वक्फ की ज़मीन का क्या मामला है, या और तमाम तरीके के जो दावे हैं कि इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑफिशियल से और तमाम आम लोगों से और मुलाकात करके हमारी कमेटी जो है किसी नतीजे पे पहुंचेगी। जी, किस तरह की गाइडलाइंस कमेटी को दी गई है सरकार की तरफ से और किस तरह की तहकीकात आप करेंगे? देखिए, कमीशन ने हमें ये कहा है कि हम जो इन तमाम इलाकों में जो भी जिम्मेदार हैं जी, ये तमाम इलाकों में जाएं, मसाजिद के आसपास जाएं, इलाकों का दौरा करें, खासतौर पे वेस्ट यूपी का, और उसके साथ साथ हम जो है तमाम ऑफिशियल से मुलाकात करें और उसकी बिना पर हम जो है एक रिपोर्ट पेश करें 10 दिन के अंदर। आज हम हमारी कमेटी में 5 लोग हैं हम, तो बतौर चेयरमैन आज मैं अपनी जिम्मेदारी के लिए मैं अभी कमीशन में जा रहा हूँ। कुछ देर में मैं कमीशन पहुँचूंगा और अपने अख्तियारात जो है अवैस सुल्तान साहब, एक चीज़ ये है कि जो भी सरकारी ज़मीन होती है रेवेन्यू में उसका
जिक्र होता है या कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं। और अगर बात औकाफ की है तो औकाफ में भी वो सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। लेकिन जब मामूली सी जगह पर कोई थोड़ा सा इंक्रोच कर रहा है, उसका पता चल जाता है ऑफिसर्स को, एक बड़ी मस्जिद बन जाती है। ऐसे ही मस्जिद तो नहीं बन गई होगी। तो इस तरह की जो है बारीक नुकात है या जो कानूनी दावपेच हैं इस तरह के, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होगा इस पूरे मामले में। क्या कहेंगे? वो बिल्कुल हम तमाम चीज़ें हैं उस पर हम गौर करेंगे और अपनी जो रिपोर्ट है उसमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम लफ्ज़ों पे बहुत ज़रूरी तौर पर जो है फोकस करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस सुल्तान साहब। न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। पार्लियामेंट में पहली बार यानी 17वीं लोकसभा में जम्मू कश्मीर के हवाले से सवाल आया कि मिलिटेंसी को ख़त्म करने और अमन व अमान को कायम करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने तफसीलात दी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 बरस और रवां बरस के दौरान जम्मू कश्मीर में 733 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। और उन्होंने बताया कि 16 जून तक 2019 में 113 मिलिटेंट मारे गए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि इस दौरान 18 आम शहरी भी हलाक हुए। 2018 में 257, 2017 में 213 और 2016 में 150 मिलिटेंट मारे गए। 2016 और 18 के दौरान 97 मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए। इस दौरान मिलिटेंटों के 29 ठिकानों को भी तबाह किया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि दहशतगर्दी के ताल्लुक से हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सलामती दस्ते मौसर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सलामती दस्ते दहशतगर्दों को मदद फराहम करने की कोशिश करने वालों पर भी सख्त नज़र रखते हैं। और खबर गुजरात से है। गुजरात में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा झटका लगा है। जो गुजरात में कांग्रेस ने कहा था कि ज़मीनी जो इंतखाबात हैं वो अलग अलग तरीके से कराए जाएं, लेकिन ईसी ने अपना जो है फाइल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की अर्जी खारिज कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन के नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार कर दिया है। नोटिफिकेशन को इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही चैलेंज किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल अपना जवाब अदालत में दाखिल किया था। ईसी ने अलग अलग चुनाव कराने के अपने फैसले का दिफा किया था। आपको बता दें कि 5 जुलाई को दोनों सीटों पर अलग अलग राज्यसभा के ज़मीनी चुनाव होंगे। और कर्नाटक में मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर अक़लियतों की तालीमी और समाजी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन GA बावा ने ये बात बताई। पेश है तफसीलात। कर्नाटक के साबिक पुलिस अफसर GA बावा ने हाल ही में रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभाला है। बेंगलुरु में न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू करते हुए GA बावा ने कहा कि उनकी पहली कोशिश रियासत भर में वज़ीर आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना है। नंबर 1 is education. And regarding house sites and houses, at the same time, these 15-point programs बारे में. So we will visit all the districts. You will conduct NGOs meeting and will meet all religious sects at the same time and leaders of the community also. And we will visit the district office. We will conduct meeting with the officials along with the DC, and we will going to see whether this 15-point program if they are implemented correctly or not. इस मौके पर अक़लियत कमीशन से सुबकदोश होने वाले 2 अरकान को तहनीत पेश की गई। जैन और सिख समाज के अरकान ने कहा कि हुकूमत ने उनकी तजावीज़ को मंजूर करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं, लिहाजा 3 साल मियाद उनके लिए इत्मीनान बख्श रही। मैंने देखा हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की, जो कि सरकार सिर्फ दिगंबर को दे रही थी। जो स्वतंत्र लोग हैं उनको नहीं मिल रहा था। अगर सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो सुविधा भी उनको कोई नहीं मिलती थी। लेकिन उसके बाद में मैं सिद्धरामैया जी से मिलने के बाद में उन्होंने एक कमेटी बनाई, कैबिनेट कमेटी। उस कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन रमेश कुमार जी को बनाया है। और उसके बाद में हमारे जैन समाज को माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मिलने लगा। तो इस समय हमने एक मांग की कि हमें 50 करोड़ रुपए दिया जाए और गवर्नमेंट ने हमें कुमारस्वामी जी ने और डॉक्टर परमेश्वर जी ने हमारी रिक्वेस्ट मान के
10 करोड़ रुपए बीदर गुरुद्वारा के लिए, गुरु नानक झीरा में जो बीदर में जो है गुरुद्वारा, उसके लिए सेलिब्रेशंस के लिए 10 करोड़ रुपए उन्होंने ग्रांट किया है। और 25 करोड़ रुपए हमें इस साल ऑन दिस ओकेशन, इस 550th ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए हलसूर गुरुद्वारा का जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें 25 करोड़ रुपए दिया गया है। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के लिए नए चेयरमैन की तकर्री के बाद अब नए अरकान की नामजदगी होना बाकी है। नए चेयरमैन जी बाबा का ताल्लुक कर्नाटक के साहिली शहर मैंगलुरु से है। महकमे पुलिस में इनकी खिदमत नुमायां रही है। अब अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के तौर पर रियासत की अक़लियतों को इनसे काफ़ी उम्मीदें और तवक्कुआत हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। और खबर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की। एक नया टकराव। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अहम बात यह है कि ईरान पर जो नई पाबंदियां हैं उसके इतलाक जो है ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह खामनई पर भी होंगे। जी हाँ, इस बीच ईरान की तरफ से जो रद्दमल सामने आया है, ईरान का कहना है कि अमेरिकी इक़दाम पर ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि अब सिफारती तरीके से मसले का हल निकालने की राहें जो है बंद हो गई हैं। ईरान का ये रद्दमल है। अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। दोनों जानिब से इल्जाम जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखेगा। Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the Supreme Leader and the Supreme Leader's office and those closely affiliated with him and the office access to key financial resources and support. The assets of Ayatollah Khomeini and his office will not be spared from the sanctions. These measures represent a strong and proportionate response to Iran's increasingly provocative actions. We will continue to increase pressure on Tehran until the regime abandons its dangerous activities and its aspirations, including the pursuit of nuclear weapons, increased enrichment of uranium, development of ballistic missiles, engagement in and support for terrorism, fueling of foreign conflicts, and belligerent acts directed against the United States and its allies. उन्होंने एक मर्तबा फिर इस आज़्म का इजहार किया कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। We can't let him have a nuclear weapon. He said he doesn't want nuclear weapons. It's a great thing to say. But a lot of things have been said over the years and it turns out to be not so. But he said very openly and plainly for everyone to hear that he does not want to have nuclear weapons. So if that's the case, we can do something very quickly. ताहम उनका यह भी कहना था कि ईरान की जानिब से बेहतर रद्द अमल का मुजाहरा किया गया तो उसके खिलाफ पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म भी की जा सकती हैं। ख्याल है कि अमेरिका ने ये इक़दामात गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की जानिब से अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने के रद्द अमल में किए हैं। पिछले साल दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उस वक्त शुरू हुई थी जब ट्रंप ने एक तरफा तौर पर ईरान के साथ आलमी जौहरी मुआहदे से खुद को अलहदा कर लिया था। अमेरिका का दावा है कि ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि ईरान अमेरिकी इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।